हेलो दोस्तों, संगीत के इस नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जनरल नॉलेज पे। और मैं हूं अमित कुमार और आप देखेंगे दोस्तों आज जो है संगीत का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं या ईएमआरएस या डीएसएसबी, तो आपके सभी एग्जाम्स के लिए भी दोस्तों हम बात करें तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज का सेशन। ठीक है, क्योंकि जिस लेवल का प्रश्न जो है दोस्तों आप लोग का बीपीएससी जो पूछा जाता है तो उस लेवल के प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे शामिल करके रखा गया। और साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जीके जीएस भी आपके लिए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जैसा कि सेशन के अंत में हर सेशन में रहता ही है अब आप लोग के फरमाइश पे। तो दोस्तों चलेंगे, हम लोग शुरू करेंगे अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप दोस्तों फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि मागधी शब्द किसके प्रकार है? दोस्तों मागधी, तो मागधी, अर्धमागधी, ये सब किसके प्रकार हैं दोस्तों? क्या हो जाएंगे? गीति के, जाति के, नाद के। किसके भाई? नाद और जाति के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दो जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये गीति का है। ठीक है, मागधी शब्द किससे किसके प्रकार हैं? तो गीति के प्रकार हैं। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा है प्रश्न नंबर 2, पलुस्कर पद्धति में सम और खाली को कैसे दर्शाते हैं? देखिए, हम भातखंडे की बात कर लेंगे तो भातखंडे में सम को ऐसे दर्शाते हैं और खाली को ऐसे दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे पलुस्कर पद्धति है, याद रखना है पलुस्कर जी वाला है, तो पलुस्कर जी में कैसे दर्शाते हैं? तो हमें उसके लिए दोस्तों ऐसा दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सम को संख्या के द्वारा दर्शाते हैं और खाली को प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा नंबर 3 का, संगीत दर्पण में किसका वर्गीकरण किया गया है? देखिए, संगीत दर्पण में किसका वर्गीकरण, यानी कि शुद्ध, छाया, अलग, संकीर्ण, आपको ये देखते ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो है संबंध कहाँ से आ रहा है? थाट राग वर्गीकरण, राग रागांग वर्गीकरण से आ रहा है, ये वाला। तो ये जो है आपका अंतर्गंधार का अगले निषाद तो ये नहीं हो सकता है, मेल राग तो नहीं है, तो यहाँ जो आपका जो होने वाला है इसका सही जवाब हो जाएगा संगीत दर्पण में किसका वर्गीकरण है? तो शुद्ध राग का, छायालग और संकीर्ण रागों का वर्णन दिया गया है किसमें? संगीत दर्पण में। और संगीत दर्पण के लेखक कौन है? दामोदर, पंडित दामोदर जी हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भातखंडे ने 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने हैं? 10 थाट हैं। थाट कितने हैं? 10 हैं। लेकिन कर्नाटकी संगीत पद्धति में क्या चलता है? मेल, जो कि वहां पे 19 मेल माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ भाई जो 10 मेल बना है ना, 10 थाट जो बना है ना, 10 संस्थान जो बने हैं ना, वो किन के आधार पे बना है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेंकटमुखी के 72 मेल के आधार पर ये जो है आपका बनाया गया है। ठीक है, भातखंडे जी के द्वारा। क्रमिक पुस्तक मालिका और श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम और इनके जो है अधिक और अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं दोस्तों, तो वो सब भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, नंबर 5 है हमारा कि सांगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? देखिए, सांगीतिक वाद्य, आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे जो है आप लोग कॉन्सेप्ट लगाकर भी आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, सांगीतिक वाद्य। तो सांगीतिक वाद्य क्या है? एक प्रकार का क्या है भैया? एक प्रकार का जो है यंत्र है। ठीक है, तो माइंड में सेट कर लेना है सांगीतिक वाद्य, तो वाद्य क्या है? यंत्र है। और ये काकू जो पूछा जा रहा है, इसमें ध्वनि के विकार होते हैं, तो ये है आपके यंत्र काकू। ठीक है, तो ये यंत्र काकू हो जाएंगे। काकू के कितने भेद? काकू के 6 भेद माने जाते हैं। ये सभी चीजें जो है आपको याद रखनी है। और लेकिन आपके भरत के द्वारा भैया पूछा जाएगा ना, भरत के द्वारा, तो उन्होंने 2 ही प्रकार के काकू बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? चलिए जरा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जरा सा कि भरत के कौन कौन से काकू के प्रकार हैं। आगे देखिए, नंबर 6 है हमारा कि वाजिद अली शाह के दरबार में किस गायन विधा को लोकप्रियता मिली? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न में आपको कुछ है नहीं, बस प्रश्न को मॉडरेट कर दिया गया। यहाँ पे वाजिद अली शाह के दरबार में किस गायन विधा को लोकप्रियता मिली? क्या ध्रुपद, टप्पा, ठुमरी, किसको मिली? तो दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जो जवाब है, वाजिद अली शाह जो है किसके आविष्कारक थे? तो आपके ठुमरी के आविष्कारक थे। डायरेक्ट जो आप वो पढ़ते आए हैं उसी के आधार पर ये भी आपका आंसर होने वाला है। तो इनके जो दरबार में ये जो है ठुमरी को लोकप्रियता मिली थी, यानी ठुमरी के ये आविष्कारक माने जाते हैं वाजिद अली शाह। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा नंबर 7 नंबर है कि संगीत रत्नाकर में कितने स्वरों का उल्लेख है? भैया, हम आपको जब कल पढ़ा रहे थे पिछला सेशन, तो पिछले सेशन में ही हम बताए थे कि सारंगदेव ने
कितने स्वर माने हैं। तो सारंगदेव ने कितने स्वर माने हैं भैया, जो ये तो बताए थे ना हम। तो सारंगदेव का ही ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर में पूछे या फिर सारंगदेव के द्वारा पूछे तो भाई अलग तो नहीं हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 19। ठीक है, संगीत रत्नाकर में कितने स्वर, 19 स्वर माने गए हैं, या फिर सारंगदेव ने कितने स्वर माने हैं, 19 स्वर माने हैं। देखिए पुंडरीक विट्ठल ने 18 स्वर माने और अहोबल जी ने कितने, 29 स्वर माने हैं। तो ये आपको 19 जो है ये आपको पलुस्कर जी भी माने हैं और ये आपके सारंगदेव भी माने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि ध्रुपद और उसका विकास, ये एक ग्रंथ है, इसके लेखक को बताना है कि लेखक कौन है। ध्रुपद और उसका विकास जो है, इस ग्रंथ के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो भैया जो आपके जो चिंतामणि लिखने वाले व्यक्ति है ना, संगीत चिंतामणि, तो वही व्यक्ति हैं आपके हो जाएंगे यहाँ पे कौन, ऑप्शन नंबर ए कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति। इन्हीं की ग्रंथ है संगीत चिंतामणि और इन्हीं का ग्रंथ है ध्रुपद और उसका विकास। पार्श्वनाथ की हम बात करेंगे, पार्श्वदेव की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे संगीत समयसार, और रामाश्रय झा की हम बात कर लेंगे तो इनका कौन सा हो जाएगा, अभिनव संगीतांजलि। ठीक है, अभिनव गीतांजलि, ये इनके रामाश्रय झा के हो जाएंगे, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा कैलाश चंद्र देव। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 9 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किन गुणों का होना वाग्यकर में आवश्यक है। भैया वाग्यकर क्या होता है, वाग्यकर क्या होता है, चलिए आप लोग जरा सा वन लाइनर के रूप में जो है आप लोग कमेंट कीजिए तो आज कमेंट बॉक्स में कि वाग्यकर किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ पे जो है आप लोग इसको कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जो है वन लाइनर ला के दूँ। ठीक है, तो इसके लिए जो है प्रयासरत थोड़ा सा हो रहा हूँ, लेकिन भाई समय का थोड़ा सा अभाव है तो इसके कारण, तो वैसे तो मैं आपको ये करवाता ही रहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वन लाइनर भी आपको दूँ, लेकिन आप वन लाइनर के फॉर्म में आप जरा सा लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो इसका जो जवाब रहा है क्या रहेगा, मातु और धातु। ठीक है, यानी कि मातु और धातु कहने का मतलब है आपका क्या होता है, शास्त्र, ये आपके वाद्य और शास्त्र दोनों का ख्याल, इसका दोनों का जो है इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मातु और धातु शब्द, ये मातु यानी इसको किसको, शब्द और साहित्य, तो इन सभी का ज्ञान उसको होना चाहिए वाग्यकर को। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर का क्या पूछ रहा है कि कव्वाली गायन विधा का अवतरण किसने किया। देखिए कव्वाली गायन विधा का अवतरण किसने किया, भाई मॉडरेट कर दिया है केवल, बाकी कुछ है नहीं, यहाँ सीधे सीधे पूछ रहा है कि कव्वाली गायन का जो है आविष्कार किसने किया। इसका जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने कव्वाली गायन विधा का अवतरण किया है, इसका जो है आपका विकास किया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि 11 नंबर, अभिनव गुप्त ने कितनी अस्थाई भावों का उल्लेख किया है। भैया अभिनव गुप्त, ठीक है, इनकी ग्रंथ क्या है, क्या अभिनव राग मंजरी इन्हीं की ग्रंथ है, कमेंट कीजिएगा यस में या फिर आपके नो में। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है कि अभिनव गुप्त ने कितने अस्थाई भावों का उल्लेख किया है। भैया इसका जो जवाब रहने वाला ना, अभिनव भाव जो है आपके जो जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएंगे इसका जवाब। आगे देखिए, अगला प्रश्न है नंबर 12, हेल्महोल्ट्ज़ को जाना जाता है किस लिए, स्वर संवाद के लिए, रागांग के लिए, या फिर थाट राग के लिए। तो ये जो है किस लिए जाना जाता है, तो इसका जो है हेल्महोल्ट्ज़ जो है जाना जाता है आपके स्वर संवाद के लिए, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा कि साम के स्वरमय रूप को क्या कहते हैं। भैया जब आपको हम ये क्या बोलते हैं, जब आपको हम करवा रहे थे ना थ्योरी क्लास, 1-2 थ्योरी क्लास अभी इधर में मैंने करवाया है, तो जब थ्योरी क्लास करवा रहे थे तो उसमें मैंने ये सब आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपको अगर वहाँ पे थ्योरी देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन में सॉल्व करने में बिल्कुल भी ज़रा सा कठिनाई नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, तो साम के स्वरमय रूप को क्या कहते हैं भैया, इसके जो साम के जो स्वरमय रूप है ना, इसी को गान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, साम के स्वरमय रूप को गान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, सालंग सुड के कितने प्रकार बताए गए हैं। देखिए सालंग सुड, शुद्ध सुड, ये सब किन्होंने बताया है, तो भाई ये सब सारंगदेव ने बताया है। ठीक है, तो देखिए सालंग सुड की यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, इसके कितने प्रकार, तो अगर सालंग सुड पूछे तो आपको 7 बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, सालंग सुड जो हो जाएगा 7, लेकिन अगर 8 की बात होगा तो ये आपका हो जाएगा शुद्ध सुड। ठीक है, शुद्ध सुड ये आपके सारंगदेव ने बताए हैं कितने, 8, सालंग सुड कितने बताए हैं, 7। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा कि 15 नंबर का, यदि बिलावल में, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके जो है आपके प्रत्येक एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बीपीएससी जो है उससे भी एडवांस भाई हो जाएगा ये। खैर चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसको याद करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। यदि बिलावल में म को
सा मान ले, देखिए म को अगर हम सा मान लेंगे, अगर बिलावल, बिलावल में क्या होता है, सारे स्वर क्या लगते हैं, शुद्ध लगते हैं, सा रे ग म प और ध, ये आपका नहीं। तो ये अगर म को क्या बोल रहा है कि म को अगर हम स मान लें, सा मान लें, तब कौन सा राग जो है के स्वर प्राप्त होंगे। तो कौन से राग के स्वर प्राप्त होंगे, क्या यमन, भैरव या फिर मधुवंती। इसका जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मधुवंती का हमारा स्वर जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 16 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भिन्न ताल को चुने। भैया देखिए धमार है, सुलताल है, दीपचंदी है। तो यहाँ पे जो आपका ताल जो रहने वाला है, धमार आपका जो है 14 मात्रा, दीपचंदी 14 मात्रा, लेकिन अलग कौन सा होने वाला है, सूलताल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूलताल, क्योंकि मात्रा इसमें 10 है। तो आप विभिन्न प्रकारों से भी छांट सकते हैं, विभागों के आधार पर भी छांट सकते हैं, मात्राओं के आधार पर भी छांट सकते हैं। तो भाई ये एग्जामिनर जो है किस प्रकार से पूछेगा, ये आपको माइंड में जो है थिंकिंग पावर को जनरेट करना है और आपको ये जो है सोचना है। इसलिए मैं सारी बातों को बता दे रहा हूं दोस्तों कि कैसे कैसे आपको सोचना है। तो ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का, भिन्ना बेसरा साधारणी, गौड़ी भिन्ना बेसरा साधारणी। तो ये सब क्या है, तो गौड़ी बेसरा यहाँ पे तो नहीं लिखा है, यहाँ पे केवल 3 दिया हुआ, भिन्ना बेसरा साधारणी किनके प्रकार हैं भाई, ये किनके प्रकार हैं, गीति के, प्रबंध के या सामगान के। ये इसका जो जवाब रहने वाला है दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपके गीति के 5 प्रकार में से हैं। ठीक है, गीति के कुल कितने प्रकार, 5 प्रकार में से ये आपका दिया गया है, भिन्ना बेसरा और साधारणी। ठीक है, ये आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 18 नंबर का, क्या बोल रहा है, गीत के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं। भैया गीत के जो विभिन्न भाग हैं, ठीक है, गीत के जो भाग होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विदारी, टुकड़ा, भरी। भरी क्या होगा, देखिए भरी हम किसको कहते हैं, भरी ताली को कहा जाता है। ताली को क्या कहते हैं, ताली को भरी कहते हैं। और टुकड़ा क्या होता है भाई, तो छोटा छोटा जो होता है वो आपको जो बजाते हैं उसको क्या कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं। तो गीत से विभिन्न भाग को, गीत के विभिन्न भागों को विदारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, विदारी। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे 19 नंबर का हमारा प्रश्न है कि किस कलाकार ने टप्पा शैली पर आधारित बंदिशें गाई। देखिए किस कलाकार ने टप्पा शैली पर जो आधारित जो बंदिशें हैं दोस्तों, ये गाने का श्रेय किनको जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टप्पा जो है आपका, टप्पा के आविष्कारक। तो टप्पा के आविष्कारक की हम बात कर लेंगे तो गुलाम नबी सोरी, उनको सोरी मियाँ भी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन आपको एक चीज़ जो है दोस्तों कमेंट करके बताना है मुझे कि सोरी मियाँ जो थे वो किनके दरबारी गायक थे, किनके दरबारी गायक थे सोरी मियाँ। जरा आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा कि सोरी मियाँ किनके दरबारी गायक थे। ठीक है, चलिए इसका जो जवाब रहने वाला है दोस्तों, इसका जवाब होगा आपका बुद्धादित्य मुखर्जी। ठीक है, किस कलाकार ने टप्पा शैली पर आधारित बंदिशें गाई, तो ये आपके बुद्धादित्य मुखर्जी जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 20 नंबर का, किस ग्रंथ में पुरुष और स्त्री पर आधारित राग वर्गीकरण का प्रथम वर्णन है। देखिए यानी स्त्री राग, पुरुष राग, ये राग रागनी वर्गीकरण के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस जो है कौन सा ग्रंथ है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसको करने वाले नारद हैं। ठीक है, इसको करने वाले नारद हैं और नारद का जो यहाँ पे ग्रंथ दिख रहा है हमें, संगीत मकरंद दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके नारद हो जाएंगे और संगीत मकरंद में किया गया है पुरुष और स्त्री राग को वर्गीकरण पहली बार। ठीक है, पहली बार संगीत मकरंद में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर का, संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्गी। भाई ये क्या है, ये आप जो पढ़े थे जाति के कितने, जाति के 10 लक्षण। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि सारंग देव एक ऐसे व्यक्ति थे, सारंग देव, ये इन्होंने क्या किया, जाति के 13 लक्षण बता दिए। कितने, जाति के 13 लक्षण, जिसमें कि आपके संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग, ये 3 बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये इसका वर्णन किसने किया, तो ये कौन से विद्वान ने, इसका जवाब हो जाएगा सारंग देव ने। ठीक है, तो सारंग देव ने जाति के कितने लक्षण माने, 13 लक्षण माने। भाई भरत ने कितने माने, तो 10 माने हैं। अगर ऐसे पूछा जाए आपको नॉर्मली कि जाति के कितने लक्षण, तो 10 ही जवाब देना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राग के ध्यानों में शिव का चित्रण किया गया, यानी कि कौन सा ऐसा राग है जिसको कि ध्यान रखते हुए दोस्तों शिव का जो है चित्रण किया गया है। इसका जवाब क्या होगा, तो ये आपका जो जवाब हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, राग भैरव। ठीक है, राग भैरव, यानी कि भैरव भाई आपके जो है आपको याद रखना है भैरवनाथ से कि ये आपके शिव को समर्पित है, भैरव जो है आपका। ठीक है, तो ये शिव को जो है किया गया है चित्रण।
आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर का कि लोचन ने कितने संस्थानों का वर्णन किया। भाई संस्थान यानी मेल यानी कि थाट, ठीक है, तो कितने जो है मेल थाट या संस्थानों का वर्णन किया, इसका जवाब क्या हो जाएगा लोचन वाला। लोचन का जो जवाब होना है ये आपके हो जाएंगे 12। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा 12। लेकिन लोचन के अगर स्वरों की बात करेंगे तो ये इन्होंने 16 स्वर माने हैं। भाई कितने, 16 स्वर माने हैं लोचन ने। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 24 नंबर का कि राग पीलू किस अंग का राग है। क्या मल्हार है, क्या कान्हड़ा है, क्या पीलू है। राग पीलू जो है आपका कौन सा अंग का राग हो जाएगा। तो 24 नंबर का जो हमारा जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये काफी अंग का राग माना जाता है। इसका अंग हो जाएगा काफी, मल्हार नहीं, कान्हड़ा नहीं, पीलू नहीं, ये आपका हो जाएगा काफी। इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर का कि लंघन और अनाभ्यास किसको दर्शाता है। देखिए यहाँ से मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। लंघन दोस्तों कोई चीज़ है, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए कि यहाँ पे 7 ने या फिर असंख्य है। अगर हमें यहाँ से हमें 7 तक पहुँचना है तो एक होता है अल्पत्व, एक होता है बहुत्व। तो बहुत जब हम करेंगे, जब हम यहाँ पे क्या है लंघन यानी कि लांघ देना है, और अनाभ्यास यानी कि हम डायरेक्ट क्या किए लांघ कर पहुँच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आ गए ना, तो ये लांघ दिए तो क्या हो गया, ये आपका अल्पत्व हो गया, यानी कि हमको कुछ नहीं बहुत कम जो है इसको देखना पड़ा और इसका अभ्यास भी नहीं करना पड़ा, यानी कि अनाभ्यास। तो ये आपका क्या हो गया अल्पत्व के प्रकार हो गए। ठीक है, यहाँ से हम क्या हुए, यहाँ से हम डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ, हम इसको क्या किए, इसका हम ये सब का हम अभ्यास नहीं किए, ये सब 1 2 3 4 5 6 का अभ्यास नहीं किए, हम अनाभ्यास करते हुए यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ अल्पत्व हो गया, यानी इसके साथ क्या होगा लंघन और अनाभ्यास। तो ये आप समझ गए, इसका क्या हो जाएगा अल्पत्व, यानी कि हम लांघ दिए तो फटाफट हमें कम जो है ना हो गया, कम हमको अभ्यास करना पड़ा। तो लंघन यानी हम लांघ दिए लंघन, और अनाभ्यास अभ्यास भी नहीं किए तो हमें क्या हो गया छोटा मिल गया, यानी कि हम फटाफट पहुंच गए। चलिए, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आगे देखिए अगला प्रश्न है यमनी बिलावल में किस स्वर का दोनों रूप प्रयोग होता है। यमनी बिलावल, भाई इसका थाट लिखिएगा जरा आप लोग, यमनी बिलावल किस थाट का राग है। आप लोग फटाफट इसका थाट लिखिएगा, कहीं से ढूंढ कर भी लिखिए, इससे क्या होगा कि आपको जो है मैं जैसा कि कहता हूँ ना कि माइंड में आपका सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो आप लोग देखिए यमनी बिलावल किस थाट का राग है और ये इसमें जो है किस स्वर का दोनों रूप जो है प्रयोग होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मध्यम का दोनों रूप प्रयोग होता है, यानी कि मध्यम शुद्ध भी लगते हैं और मध्यम तीव्र भी लगता है यमनी बिलावल में। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 27 नंबर का द्रुत मध्य और विलंबित लय की क्रमानुसार गति को कहते हैं। द्रुत लय, मध्य लय और विलंबित लय की क्रमानुसार गति को क्या कहते हैं। तो इसकी जो क्रमानुसार गति होगी ना दोस्तों, उसको कहेंगे गोपुच्छा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे गोपुच्छा कहेंगे। द्रुत मध्य और विलंबित लय की क्रमानुसार गति गोपुच्छा कहलाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है 28 नंबर का प्रश्न है रणसिंगा किस श्रेणी का वाद्य है। भाई रणसिंगा किस श्रेणी का वाद्य है, इसका जो जवाब क्या हो जाएगा रणसिंगा आपका सुशीर वाद्य होता है। इसमें क्या होता है एक सींग टाइप का होता है ना, आप लोग देखिएगा ऐसे इस तरह से होता है, इसका मुख चौड़ा होता है, इस तरह से इसको क्या करते हैं फूंक के बजाया जाता है। तो ये इस टाइप का शायद वाद्य होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी सुशीर वाद्य। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न जो रहने वाला 29 नंबर का प्रश्न है भवैया लोकगीत का संबंध कहाँ से है। देखिए भवैया लोकगीत का संबंध पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल से हो जाएगा। भवैया लोकगीत का संबंध कहाँ से है, तो बंगाल से है। चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा 30 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद हम लोग जीके जीएस का सेशन जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि मागधी खंभाविता पृथुला किसके प्रकार हैं। तो भाई ये किसके प्रकार है, ये क्या है, तो ये आपके पदाश्रित गीति के प्रकार हैं। कौन कौन से, मागधी खंभाविता और पृथुला किसके प्रकार हैं, ये आपके गीति के प्रकार हैं। ठीक है, पदाश्रित गीति के। तो ये दोस्तों इस तरह से आपके जो संगीत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज का हुआ। अब आगे देखेंगे जो 40 नंबर के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो उस सेशन को अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, यानी कि सामान्य जो है आपका पेपर होता है, जनरल जो आपका पेपर होता है उसको देखेंगे। ठीक है,
तो चलिए अपने जनरल पेपर को शुरू कर देते हैं देखना। हमारा 58 नंबर से स्टार्ट हुआ है आज। तो 58 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है। तो दोस्तों ये महिला आईपीएल की बात हो रही है ना, तो ये जो आपका जवाब होने वाला है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, मेग लैनिंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। 59 नंबर का प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। यानी कि अंग्रेज द्वारा स्थापित किया गया पहला कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल में कहाँ। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कहाँ, इसका जो जवाब रहेगा 59 नंबर का जो जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या जवाब होगा, तो आपका जो जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सूरत में। यानी कि दोस्तों हम कहें तो सूरत में 1608 ईस्वी में जो लगाया गया है ये कारखाना जहांगीर के शासनकाल में, किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 60 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ। तो भारतीय मुगल चित्रों का जो उद्गम हुआ है कौन से शासनकाल थे, तो ये कौन से जो थे आपके शासक थे मुगल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, बाबर के बाद इन्हीं का काल आता है हुमायूं का, और हुमायूं के बेटे फिर अकबर थे। तो ये सब आपको याद रखने लेना है। ठीक है, बाबर के बाद अकबर हो जाएगा, बाबर के बाद आपका हुमायूं हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, फिर जहांगीर हो जाएगा आपका, फिर शाहजहां हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है आपका औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, तो इस तरह से ये इन लोगों का काल था। ठीक है, एक है ना वो क्या बोलते हैं ट्रिक, एक जो है काफ़ी पॉपुलर है, बाहों में आजा सैया, ये इस तरह से, तो ये चीज़ जो है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 68 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है कि शाहजहां के 4 पुत्र में से किसे अनेक उपनिषद का अनुवाद करने का श्रेय जाता है। यानी कि शाहजहां के कौन सा पुत्र था जो कि उपनिषद का अनुवाद किया था बहुत ज़्यादा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, दारा। वो जो अनुवाद किया था वो, तो उसका क्या नाम रखा गया था, सिर ए अकबर। क्या रखा गया था, सिर ए अकबर। ये पूछा जाएगा तो ये भी आपको याद रख लेना है कि उसका नाम क्या था, तो सिर ए अकबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर का, हम देखेंगे 62 नंबर के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो 62 की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कि आप लोग जानते हैं 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक का ये युद्ध चला था। तो पूछा जा रहा है डेट के साथ कि कब शुरू हुआ था। देखिए ये शुरू हुआ था दोस्तों 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, अगर पूछेगा डेट के साथ कि समाप्त कब हुआ था, तो आपको बता देना है क्या, 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945 ईस्वी आपको बताना है। ठीक है, इस दिन को समाप्त हुआ था और स्टार्ट हुआ था, शुरू कब हुआ था, ये आपका ये डेट था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात कर लेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका स्टार्ट हुआ था कब, 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था। 1914 से 1918 इसमें भाई झगड़े हुए थे पूरे विश्व लेवल पे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में। चलिए पूछा जा रहा है हमारा प्रश्न है 63 नंबर कि सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता भी मानी जाती है, किसके कारण, तो भाई इसका सही जवाब होगा कला के कारण जो है ये माना जाता है। आगे देख लेते हैं नंबर हमारा 64 नंबर का प्रश्न है, ये क्या पूछ रहा है कि सर टॉमस रो, ये सबसे पहले तो आप जानिए कि इंग्लैंड का था सर टॉमस रो, इंग्लैंड के राजा दूत बनकर जो है मुगल दरबार में किसने भेजा था। यानी कि इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था सर टॉमस रो को मुगल दरबार में दूत बनाकर, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स प्रथम भेजा था। आगे देखिए अगला प्रश्न है 65 नंबर का, 1855 ईस्वी में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई। देखिए पहली जूट मिल अगर पूछेगा कलकत्ता के अंदर में 1855 ईस्वी में, तो इसका जवाब क्या देना है, इसका जवाब देना है आपका हो जाएगा रिसड़ा में। ठीक है, रिसड़ा यानी कि इसको आज आप जाएंगे तो ये भी आप आज आपका स्टेशन मौजूद है, इसको रिसड़ा लिखा जाता है। ठीक है, रिसड़ा, यहाँ पे रिसड़ा दिया गया है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 66 नंबर का, यहाँ क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। यानी कि दोनों पे लागू नहीं होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो ऐसा कौन सा कथन है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही मोक्ष के लिए क्या होता था,
कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया। ये दोनों पर लागू नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके बुद्ध भगवान अलग थे और जैन महावीर अलग थे। बाकी जो है आप लोग देखिएगा, दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा हुई। हाँ, ये तो ठीक है। दोनों धर्म में ने वेद के आधार को अस्वीकार किया, यानी कि वेद का आधार जो है अस्वीकार किया, वेद उन लोगों को मान्य नहीं था। दोनों धर्म ही पशु बलि की प्रथा के विरोध में थे। जी हाँ, बिल्कुल, तो वो सब सही था। बाकी आपका डी जो है गलत है, लागू नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 67 नंबर का जो प्रश्न है, ये क्या पूछ रहा है कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी की प्रवाह धीमी हो जाती है। ठीक है, जब एक नदी बहते जाती है तो जब समुद्र तक पहुंचती है वो नदी, तो उसकी प्रवाह जो है वो धीमी हो जाती है। इसको सादगी को अनिवार्य, ये जो धीमी हो जाती है तथा नदी की अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, यानी बहुत सारी धाराएं जो है बट जाती है, जिनको क्या कहते हैं? क्या उसको पठार कहते हैं, या आपका स्थल जलडमरू मध्य, या प्रायद्वीप, या फिर वितरिका, उसको क्या कहा जाता है? तो 67 का जो जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उसको वितरिका कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि क्या होता है कि विस्तृत हो जाता है। ये एक नदी जा रही है यहाँ से, तो इसकी धाराएं इधर बट गई, इधर बट गई, इधर बट गई, एक धाराएं इधर चली गई, तो भाई ये सब क्या है? ये सब धाराएं बट गई, तो इसको क्या कहते हैं? ये सबको विस्तरिका कहते हैं। और ये जाके फिर उसके बाद फिर अंततः समुद्र में मिल जाती है। तो इसका प्रवाह एक होता है, इसलिए यहाँ पे तेज होता है, और धीरे धीरे जाके बटने के कारण जो है प्रवाह कम हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं? वितरिका। चलिए ठीक है, आगे देख लीजिए। अब अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है 68 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? यानी बाघ, क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या चिल्का, या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, या मानस राष्ट्रीय उद्यान? इसका जवाब क्या रहने वाला है? तो ये बाघ के लिए कौन नहीं है? तो 68 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, चिल्का। ये आपका क्या है? चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। बाकी दुधवा कहाँ है? दुधवा आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कान्हा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आसाम में है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं ये सब, तो ये सब भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चिल्का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर का, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका जो जवाब होगा 69 नंबर का ए होगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट, जो है आपका ये पूर्वी। ठीक है, यही कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, नंबर 70 का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भैया भारत में नहीं है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत में जो नदी का जो उद्गम नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गंगा। गंगा क्या पूछ रहा है यहाँ पे? भारत में ही है जी, भारत में ही है, तो भारत में गंगा का है। ठीक है, आपका सतलज मैंने बताया था कि यहाँ नहीं है, सिंधु भी बाहरी है और ब्रह्मपुत्र भी बाहरी है, तो इसलिए आपका हो जाएगा गंगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 71 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर बड़ी पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंडीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जा सकता है, या बुलाया जाना आवश्यक है? तो कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? 72 नंबर का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कम से कम 2 बार जो है बुलाया जाना आवश्यक माना जाता है। आगे देख लेते हैं 73 नंबर का, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? देखिए समवर्ती सूची की अगर हम बात कर लेंगे तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र जो है दोनों की जिम्मेदारी होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 74 नंबर का, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा की जो मांग हुई थी उसकी जो ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया? तो इसकी मांग को स्वीकार जो किया गया 74 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1942 ईस्वी में किया गया था। इसी समय जो था भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 75 नंबर के लिए कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो लोकसभा के लिए जो कोरम की संख्या है कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका, कि कुल सदस्यों का 10वां भाग है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है हमारा 76 नंबर का, देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 76 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका जवाब क्या होगा? 77 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए क्या किया गया? तो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 78 नंबर का जो हमारा प्रश्न है। 78 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जो है किन्हें दिया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कार्ल मार्क्स को, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड यानी NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? आप NSDL देखे होंगे ना, तो ये किससे संबंधित कार्य करता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ये आपका ऋण पंथ यानी कि डिबेंचर से संबंधित काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 80 नंबर का प्रश्न हमारा है कि बाजार मूल्य क्या होता है? तो बाजार मूल्य की अगर हम बात कर लेंगे तो 80 नंबर का जो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अति अल्पकालीन मूल्य होता है बाजार मूल्य। अगला प्रश्न है 81 नंबर का कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जो रूपरेखा तैयार करने वाले थे वो कौन थे? PC महालनोबिस जी हो जाएंगे, PC महालनोबिस। अगला प्रश्न है 82 नंबर का कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्ती को अमल में लाया गया? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1793 ईस्वी, ठीक है। आगे देख लेते हैं 83 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखिएगा इसको 83 नंबर का कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। तो 83 का जो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय 1932 में। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर का कि 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे 84 नंबर का वो क्या हो जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री। और ये आपके राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो राष्ट्रपति का नाम आप लोग अगर जानते हैं तो फटाफट आप लोग लिखिएगा। ऐसे उस समय जो थे आपके जब हुआ था ये पोखरण परमाणु परीक्षण तो APJ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे आपके क्या थे? पोखरण के समय में ये प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके इस तरह से जो है GK GS के प्रश्न भी जो कि आपके 40 नंबर के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं ऐसा जो है हर एक जो सेशन में आपको करवा ही दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है बिल्कुल धैर्य से आप लोग तैयारी करते चलिए, संगीत के साथ साथ जो है 40 नंबर के GK GS के लिए भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन जो है आप लोगों को कैसा लगा है। मुझे उम्मीद रहती है दोस्तों आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहता है आप सभी लोगों का कि दोस्तों आप लोग सेशन के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा है और हम दोस्तों मिलेंगे आपसे नए सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।